बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नाम के गांव में 3 बहनें अपनी चाची के साथ रहती थी। उनकी चाची उनसे घर का सारा काम करवाती थी और तो और वो उन्हें हमेशा चिल्लाती और मारती भी थी। वो खुद तो स्वादिष्ट खाना खाती, लेकिन तीनों बहनों को खाने के लिए बासी खाना ही देती थी। चाची का अपना भी एक बेटा था जिससे चाची बहुत प्यार करती थी और उसे हर चीज ला कर देती थी। ऐसे ही एक दिन तीनों बहनें सुबह में देर तक सो रही थी कि तभी वहाँ पर उनकी चाची गुस्से में आ जाती है और उन्हें चिल्लाते हुए कहती है, अरे ओ महारानियों, ये कोई तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो तुम आराम फरमा रही हो। उठो और उठकर काम करो। काम करोगी तो ही खाना मिलेगा, वरना तीनों को भूखे ही रहना पड़ेगा। फिर बैठकर तीनों रोती रहना। चाची के इतना कहते ही तीनों बहनें उठकर बैठ जाती हैं। तभी रानी कहती है, माफ करना चाची जी, कल हम बहुत थक गई थी, इसीलिए उठने में थोड़ा सा लेट हो गया। मैं बस जा रही हूँ काम करने के लिए। इतना कहकर रानी काम करने के लिए वहाँ से चली जाती है। दीदी, हमारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो कब आएंगे? इतने साल हो गए हैं, वो आज तक हमसे मिलने क्यों नहीं आए दीदी? तारा, हमारे मम्मी पापा नेपाल में रहते हैं, इसलिए वो इतनी जल्दी हमसे मिलने नहीं आ सकते। पर तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, वो बहुत जल्द हमसे मिलने आएंगे। दीदी, मम्मी पापा जब आएंगे ना तो मैं चाची जी की शिकायत करूंगी कि ये हम तीनों को कितना मारती है, कभी भी हमको प्यार नहीं करती। दीदी, मम्मी पापा से बोलो ना जल्दी से वापस आ जाएं, मुझे उनकी बहुत याद आती है। हाँ मेरी प्यारी बहन, मैं मम्मी पापा से कहूँगी कि वो जल्दी से आ जाएं। हम तीनों को उनकी बहुत याद आती है। इतना बोलकर चंदा भी काम करने के लिए वहाँ से चली जाती है और रानी से आकर कहती है, दीदी, हम कब तक तारा से ये बात छुपाते रहेंगे कि माँ पापा कभी भी नहीं आएंगे? वो कई साल पहले मर चुके हैं, हमें छोड़कर चले गए हैं। नहीं बहन, अभी तारा बहुत छोटी है, इसलिए उसे ये बात बताना सही नहीं होगा। और फिर वो दोनों बहनें अपने अपने काम में लग जाती हैं। जहाँ रानी खाना बनाती है तो वहीं चंदा कपड़े धोती है और छोटी सी तारा पूरे घर में झाड़ू लगाती है। ऐसे ही काम करते हुए उनका पूरा दिन बीत जाता है, जिस वजह से तीनों बहनें थक कर थोड़ा आराम कर रही होती हैं कि तभी चाची गुस्से में वहाँ पर आ जाती है और उन पर गुस्सा करने लगती हैं। अरे तुम सबको किसने कहा आराम करने को? काम चोर करम जली, खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ क्या तुम्हारा बाप लेकर आएगा? जल्दी से अपना अपना मुंह उठाओ और जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ, क्योंकि मेरा बेटा बस आने ही वाला है। फिर वो तीनों बहनें लकड़ियाँ ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती हैं और लकड़ियाँ चुनकर उन्हें घर ले आती है और जल्दी जल्दी अपने भाई के लिए खाना बना लेती है। तभी कुछ देर में विनोद भी घर वापस आ जाता है। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से बस खाना लगा दो। अभी लाई मेरा बच्चा, तू हाथ मुँह धो ले, मैं टेबल पर खाना लगा देती हूँ। फिर विनोद हाथ मुँह धोकर आता है और खाना खाने लगता है। माँ, ये क्या कितना बकवास खाना बनाया है, इसमें कोई स्वाद ही नहीं है। मैं पूरा दिन मेहनत करके वापस आता हूँ, काम करके आता हूँ, ये खाने के लिए? रुक, मैं अभी इन चुड़ैलों को बताती हूँ। फिर चाची एक मोटा सा डंडा लेकर विनोद के साथ तीनों बहनों के पास जाती है और फिर वो शैतान चाची डंडे से उन तीनों बहनों को मारने लगती है। इतना मार खाने की वजह से तीनों बहनें फूट फूट कर रोने लगती हैं। माँ, आज इन तीनों को खाना देने की कोई जरूरत नहीं है,
आप कुछ दिन इन्हें भूखा ही रहने दो, तभी इन्हें समझ आएगा। विनोद भैया, आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हमने बहुत मेहनत से खाना बनाया था। अगर आपको कुछ और खाना है तो वो बता दीजिए, मैं वो अभी बना देती हूँ। मगर मेरी बहनों को भूख से मत तड़पाइए, वो अभी बहुत छोटी है। रानी उनके सामने बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और फिर विनोद तीनों बहनों को एक कमरे में बंद कर देता है। इस तरह उन्हें कमरे में बंद हुए 2 दिन गुजर जाते हैं। भूख और प्यास से छोटी तारा की हालत खराब होने लगती है। दीदी, दीदी, मुझे बहुत प्यास लगी है। पानी पीना है मुझे पानी लाकर दो ना। पानी। तारा, चंदा, तुम दोनों यहाँ पर रुको, मैं अभी कुएं से पानी लेकर आती हूँ। तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना। रानी खिड़की से किसी न किसी तरह बाहर निकल जाती है। उसके पाँव में चोट भी लग जाती है, लेकिन फिर भी वो पानी भरने कुएं पर चली जाती है। आखिरकार किसी तरह वो कुएं के पास पहुँच ही जाती है, लेकिन कुएं पर पहुंचकर वो जोर जोर से रोने लगती है। माँ, पापा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? आप नहीं जानते हम आपके बगैर कैसे जी रही है। अभी तारा की हालत बहुत खराब है। उस छोटी सी बच्ची ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। रानी ऐसे ही रो रही थी कि तभी उसकी कुछ आंसू की बूंदें कुएं पर गिर जाती है और उस कुएं से तेज रोशनी आने लगती है और तभी वो कुआं बोल पड़ता है। बेटा चुप हो जाओ, तुम्हारे सभी दुख खत्म हो जाएंगे। ये लो जादुई 3 लहंगे, तुम्हारे और तुम्हारी बहनों के लिए। तुम्हें जब भी कुछ चाहिए होगा, ये जादुई लहंगे तुम्हें वो सब कुछ देंगे। क्या सच में? धन्यवाद कुआं जी। उसके बाद रानी खुशी खुशी वो लहंगे लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी बहनों को वो जादुई लहंगे के बारे में बताती है, जिसके बाद तीनों बहनें वो जादुई लहंगे पहन लेती हैं। लेकिन तभी रानी जादुई लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगे, हमें बहुत तेज भूख लगी है, हमें कुछ खाने के लिए दे दो। रानी के इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सारा खाना आ जाता है और रानी की दोनों बहनें उसे देखकर हैरान हो जाती हैं। पर ये सब उनकी शैतान चाची और विनोद भी देख लेता है। अच्छा, तो ये तीनों जादुई लहंगे हैं। रुको, अभी इनसे ये लहंगे छीन लेती हूँ। चलो तुम तीनों, मुझे दो ये लहंगे। मैंने कहा मुझे दो, अभी के अभी। नहीं चाची जी, ये लहंगे हमारे हैं। मुझे ये जादुई कुएं ने दिए हैं। हाँ, हम ये लहंगे आपको नहीं दे सकते चाची जी। आपने हमसे सब कुछ तो छीन लिया, इसे तो मत लो चाची जी। क्या कहा? नहीं देगी? मैं खुद ले लूंगी फिर। विनोद, चल छीन ले इनसे बेटा। फिर चाची और विनोद तीनों बहनों से लहंगे छीनने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी तारा अपने जादुई लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगे, मारो इन दोनों को। जादुई लहंगे के जादू से उन दोनों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं और वो दोनों जख्मी हो जाते हैं। अरे तारा बेटी, माफ कर दो अपनी चाची को। अरे रोक दे बेटा, रोक दे, वरना मर जाएगी तेरी चाची। जाने दे तारा, माफ कर दे इन्हें। लेकिन ये बहुत गंदी है, ये हमें बहुत मारती है। अरे नहीं नहीं बेटा, माफ कर दे मुझे। आज ये बात कभी भी नहीं मारूंगी। फिर तारा अपने जादुई लहंगे से रुक जाने के लिए कहती है और उसके बाद वो तीनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं और गांव के बाहर जाकर अपना एक नया सा घर बनवाती हैं। जादुई 3 लहंगे की मदद से वो आज एक नई जिंदगी जी पाती हैं और उन्हें अपनी शैतान चाची से छुटकारा भी मिल जाता है। एक बार की बात है, हिंद महासागर में
दो जलपरी सहेलियां रहती थीं। वो दोनों गर्भवती थीं। कुछ ही हफ्तों पहले समुद्र में आए एक तूफान की वजह से उन दोनों के पतियों की मौत हो गई थी। दूसरी तरफ जलपरियों के नियम के अनुसार जब भी कोई जलपरी गर्भवती होती है, तब उनके सर पर एक जादुई हीरा प्रकट हो जाता है। इस वजह से उन दोनों जलपरियों के सर पर एक जादुई हीरा प्रकट हो गया था। दोनों सहेलियां अपने होने वाले बच्चों का बहुत ध्यान रखती थीं और रोज अच्छा खाना पीना खा के साथ साथ काफी तरह की एक्सरसाइज भी किया करती थीं। इस तरह सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन अचानक उस समुद्र के किनारे एक दुष्ट जादूगर आ जाता है। मुझे खबर मिली है कि समुद्र में दो जलपरियां गर्भवती हैं और उनके सर पर जादुई हीरा है। मुझे उन दोनों जलपरियों को मारकर जादुई हीरा हासिल करना होगा। उसके बाद मैं उन दोनों हीरो को अपनी जादुई छड़ी के ऊपर लगाकर सबसे बड़ा जादूगर बन जाऊंगा। उसके बाद जादूगर अपने आप को एक बड़े से सांप के रूप में बदल लेता है और उसके बाद वो सांप समुद्र में जाकर दोनों जलपरियों की खोज करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो सांप समुद्र के बीचों बीच मौजूद एक चट्टान के पास पहुंच जाता है। दोनों जलपरियां चट्टान के ऊपर बैठकर समुद्री फल खा रही थी। उन दोनों को देख सांप बड़ा सा मुंह फाड़ लेता है और उन दोनों जलपरियों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। अचानक इतने विशाल सांप को देखकर वो सहेलियां घबरा जाती हैं। अरे ये क्या है? ये अचानक पानी से इतना बड़ा सांप कहाँ से निकल आया? लगता है ये हमें नुकसान पहुँचाना चाहता है। हमें फौरन यहाँ से भागना होगा। उसके बाद दोनों सहेलियां अपनी जादुई शक्ति से वहाँ पर एक जादुई नाव प्रकट कर लेती हैं और उस नाव के ऊपर बैठकर वहाँ से भागने लगती हैं। ये देख सांप उन दोनों का पीछा करने लगता है, लेकिन उस जादुई नाव की रफ्तार बहुत तेज थी। कुछ ही पलों में वो समुद्र के किनारे पहुंच जाती हैं। अब तो हम दोनों समुद्र के किनारे आ गए हैं। हमारे पास भागने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। किसी भी वक्त वो सांप यहाँ आ जाएगा। अब हम क्या करें? तभी उन्हें थोड़ी दूर पर कविता नाम की एक लड़की मछली पकड़ती हुई दिखाई देती है। दोनों जलपरियां कविता को आवाज देकर अपने पास बुला लेती हैं। हमारी मदद करो लड़की, एक बड़ा सांप हमें जान से मारना चाहता है। समुद्र के बाहर हम दोनों की शक्तियाँ बिल्कुल काम नहीं करती और न ही हम दोनों पानी के बिना जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए तुम हमें किसी पानी वाली जगह पर ले चलो। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। कविता एक दयालु लड़की थी। वो फौरन दोनों जलपरियों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। तुम दोनों चिंता मत करो, यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा घर है। मेरे घर के पीछे पानी से भरा एक बहुत बड़ा खड्डा है। मैं तुम दोनों को उस खड्डे में डाल दूंगी। उसके बाद कविता एक एक कर दोनों जलपरी सहेलियों को अपने घर ले जाती है और उन दोनों को घर के पीछे पानी से भरे खड्डे में डाल देती है। फिर कविता दोनों जलपरियों को छुपाने के लिए वहाँ रस्सियाँ बांध देती है।
और उन रस्सियों पर अपने कपड़े लटका देती है। अब तुम दोनों को कोई नहीं देख पाएगा। तुम दोनों पूरी तरह सुरक्षित हो। देखो, हम दोनों इस वक्त गर्भवती हैं। हम अपने बच्चों को लेकर कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। इसलिए अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो हमारे बच्चों के जन्म होने तक हम दोनों को यहाँ रहने दो। तुम दोनों बेफिक्र होकर जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ पर रह सकती हो। मुझे तुम दोनों से कोई परेशानी नहीं है। कविता का मीठा स्वभाव देख दोनों जलपरी सहेलियाँ बहुत खुश हो जाती हैं। उसके बाद वो दोनों कविता को अपने सर पर मौजूद जादुई हीरे देते हुए कहती हैं, जब तक हमारे बच्चों का जन्म नहीं हो जाता तब तक तुम दोनों हीरो को अपने पास संभाल कर रखो। कविता हीरो को अपने घर की अलमारी में छुपा कर रख देती है। फिर रात को कविता ढेर सारा स्वादिष्ट खाना बनाकर दोनों जलपरियों को खिलाती है। कोमल की इतनी खातिरदारी देखकर दोनों सहेलियां बहुत खुश होती हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन अचानक वो विशाल सांप कविता के घर पहुंच जाता है। सांप को देख दोनों जलपरियां घबरा जाती हैं। अरे, ये सांप तो यहाँ पर भी आ गया। अब हम क्या करें? लगता है हम दोनों नहीं बचेंगे। तभी वो सांप जादूगर के रूप में बदल जाता है। तुम दोनों के सर पर मौजूद जादुई हीरे कहाँ चले गए? मुझे वो दोनों जादुई हीरे चाहिए। चलो जल्दी से मुझे अपने जादुई हीरे दो, वरना मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। नहीं नहीं, तुम एक दुष्ट जादूगर हो। तुम हमारे हीरो का गलत इस्तेमाल करोगे, इसलिए हम अपने हीरे तुम्हें नहीं देंगे। ये सुनकर जादूगर गुस्से से भड़क जाता है और एक खतरनाक सांप का रूप धारण कर लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर कविता आ जाती है। अरे, ये सांप तो इन दोनों को जान से मार देगा। मुझे कुछ करना होगा। तभी कविता को उन दोनों जादुई हीरो का ख्याल आता है और वो फौरन अपनी अलमारी से उन दोनों जादुई हीरो को निकालकर उनकी शक्ति से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी चील प्रकट कर देती है। फिर कविता का इशारा पाते ही वो चील सांप के ऊपर टूट पड़ती है और अपनी चोंच और पंजों से उसे मारना शुरू कर देती है। देखते ही देखते चील सांप के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है और अगले ही पल खून से लथपथ जादूगर अपने असली रूप में आ जाता है। तभी अचानक उसके शरीर में आग लग जाती है और वो पूरी तरह जलकर राख के ढेर में बदल जाता है। इस तरह उस दुष्ट जादूगर को उसके किए की सजा मिल जाती है। फिर कुछ दिनों बाद जलपरियां दो खूबसूरत बच्चों को जन्म देती हैं और कविता का एहसान चुकाने के लिए उसे अपने जादुई हीरे देकर समुंदर में चली जाती हैं। फिर कविता उन दोनों जादुई हीरो की मदद से बहुत ही अमीर हो जाती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें।
साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। एक बार की बात है, समुद्र किनारे मोहिनी और ललित नाम के दो मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे, लेकिन कई बार जाल डालने पर भी उनके जाल में एक भी मछली नहीं फंस रही थी। इस बात से ललित को बहुत गुस्सा आया। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। बस बहुत हो गया, अब मैं पानी में मछलियों को बेहोश करने वाली दवाई डाल रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल मत करना, इससे मछलियों की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन ललित मोहिनी की एक नहीं सुनता और पानी में बेहोशी की दवाई डालने लगा। देखते ही देखते ढेर सारी मछलियां बेहोश होकर पानी के ऊपर तैरने लगी। ये देखकर ललित बहुत खुश होता है और जल्दी जल्दी मछलियां उठाकर अपनी टोकरी में भरने लगा। तभी बेहोशी की हालत में एक बदसूरत घायल जलपरी पानी की सतह पर आ गई, जिसे देख मोहिनी बोली, अरे लगता है ये कोई जलपरी है। हाँ, पर ये कितनी बदसूरत है। तभी मोहिनी ने देखा कि वो जलपरी तो गर्भवती है। अरे ये जलपरी तो गर्भवती है, हमें इसे ऐसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। देख मोहिनी, मुझे इस बदसूरत जलपरी से कोई लगाव नहीं है। अगर तुझे इसकी इतनी ही फिक्र हो रही है, तो तू इसे अपने घर ले जाकर इसकी देखभाल कर। ठीक है, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी। उसके बाद मोहिनी उस बदसूरत जलपरी को पानी से बाहर निकालकर बड़ी मुश्किल से अपने घर ले गई। उसके बाद मोहिनी घर में रखे पानी के टब में जलपरी को डाल देती है। फिर उसी रात बदसूरत जलपरी दो जुड़वा बच्चियों को जन्म देती है। वो बच्चियां भी अपनी माँ की तरह ही बदसूरत थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उन तीनों के मुंह से खून बहने लगा। देखते ही देखते तीनों का शरीर पूरी तरह नीला पड़ने लगा। ये देख मोहिनी घबरा गई। अरे ये क्या? लगता है तीनों की जान खतरे में है। मुझे फौरन गांव के सिद्ध चमत्कारी बाबा की मदद लेनी होगी। अब इन्हें वही ठीक कर सकते हैं। इसके बाद मोहिनी फौरन गांव में रहने वाले सिद्ध बाबा के पास पहुंची। बाबा, जल्दी से आप मेरे साथ चलिए, मेरे घर पर जलपरी है। अभी थोड़ी देर पहले उसने दो जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया है, लेकिन अचानक उन तीनों के मुंह से खून निकल रहा है। वो तीनों दर्द से बुरी तरह तड़प रही हैं। क्या कहा? जलपरी? लेकिन तुम्हें जलपरी कहाँ मिली? समुद्र किनारे मछलियाँ पकड़ते वक्त मुझे वो जलपरी घायल अवस्था में मिली थी। अब आप जल्दी से मेरे साथ मेरे घर चलिए। चिंता मत करो बेटी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। चमत्कारी बाबा कुछ पुड़िया अपने झोले में रखकर मोहिनी के साथ उसके घर जा पहुँचे। फिर बाबा अपनी पोटली से एक पुड़िया निकालकर उस टब में डाल देते हैं और देखते ही देखते टब के पानी का रंग लाल हो गया। अरे ये पानी का रंग लाल क्यों हो गया? घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जादुई लाल रंग तीनों को बिल्कुल ठीक कर देगा। थोड़ी देर बाद जलपरी और उसकी बच्चियां बिल्कुल ठीक हो गयीं। हमारी जान बचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो। अगर तुम कहो तो हम तुम्हें ले जाकर समुद्र के पानी में छोड़ देंगे। नहीं नहीं, अगर मैं दोबारा समुद्र में गई तो मेरी सौतेली बहन मेरी जान ले लेगी। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हारी सौतेली बहन ने ही तुम्हें घायल किया था? हाँ,
दरअसल मैं एक सुंदर जलपरी थी। मेरी सौतेली बहन मेरी सुंदरता से बहुत जलती थी। कुछ महीनों पहले मेरी शादी समुद्र के सबसे सुंदर जल पुरुष से हुई थी। मेरी सौतेली बहन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। फिर उसने एक दिन जंगल में रहने वाले एक राक्षस के साथ मिलकर काले जादू की शक्ति से मुझे एक बदसूरत जल परी में बदल दिया। वो तो मेरी जान लेना चाहती थी, लेकिन किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकली। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम डरो मत। चमत्कारी बाबा के रहते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें फौरन राक्षस को पकड़ना होगा, क्योंकि वही राक्षस इस काले जादू के असर को खत्म कर सकता है। फिर देर किस बात की, बाबा चलिए उस राक्षस को जंगल में ढूंढते हैं। फिर अगले दिन मोहिनी बाबा के साथ उस राक्षस को ढूंढने जंगल की ओर गई। पूरे दिन जंगल में भटकने के बाद भी उन्हें वो राक्षस कहीं नहीं दिखाई दिया। दोनों निराश होकर वापस अपने गांव लौटने लगे, लेकिन तभी अचानक उन्हें रास्ते में एक औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अरे अरे कोई बचाओ मुझे, बचाओ, वरना ये राक्षस मुझे खा जाएगा। बहुत दिनों बाद आज मुझे इंसानी मांस खाने को मिलेगा। जैसे ही राक्षस की आवाज मोहिनी के कानों में पड़ी, वो चौंकते हुए बोली, बाबा, लगता है हमारी तलाश खत्म हुई। चलो चलकर राक्षस को पकड़ते हैं। हाँ चलो, ये वही राक्षस है जिसे हम ढूंढ रहे थे। उसके बाद वो दोनों फौरन उस जगह पर पहुँचे। तभी बाबा ने अपने झोले में से एक पुड़िया निकाली और उस राक्षस के ऊपर मंत्र पढ़कर फेंका। देखते ही देखते दुष्ट राक्षस रस्सियों में बंध गया। छोड़ो मुझे, ये तूने अच्छा नहीं किया। मैं तुम दोनों को कच्चा खा जाऊंगा। चुपचाप मेरी बात मान और मेरे साथ चल, नहीं तो मैं इस जादुई भस्म से तुझे जलाकर राख कर दूंगा। इतना कहकर चमत्कारी बाबा ने अपने झोले में से एक जादुई भस्म निकाला और जमीन पर रखे पत्थरों के ऊपर फेंका। वो पत्थर बुरी तरह जलने लगे और थोड़ी देर में विस्फोट के साथ उन पत्थरों के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये देख राक्षस डर के मारे कांपने लगा। उसने बाबा के सामने अपने घुटने टेक दिए। रस्सियों में बंधा राक्षस उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद दोनों राक्षस को लेकर घर पहुँचे। राक्षस, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो तू इस जल परी और उसकी बेटियों पर किए गए काले जादू को खत्म कर, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। देखो, मैं इन तीनों को पूरी तरह ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इस जल परी की सौतेली बहन ने मेरे पास रखा हुआ जादुई गुलाबी हीरा चुरा लिया है। अपने हीरे के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें इसकी सौतेली बहन से मेरा हीरा छीनकर मेरे पास लाना होगा। ठीक है, हम आज ही तेरा जादुई गुलाबी हीरा लाकर तुझे दे देंगे। उसके बाद चमत्कारी सिद्ध बाबा मोहिनी को लेकर समुद्र किनारे पहुंचा। फिर बाबा एक बड़े आकार का त्रिशूल मोहिनी के हाथों में पकड़ाते हुए बोला, मोहिनी, इस त्रिशूल को समुद्र के पानी में छोड़ दो। जलपरी की सौतेली बहन जहाँ भी होगी, ये उसे ढूंढकर पकड़ लेगा। उसके बाद मोहिनी ने पूरी ताकत से उस त्रिशूल को समुद्र में फेंका। त्रिशूल तेज रफ्तार से समुद्र की गहराइयों में चला गया और थोड़ी देर में
जल परी की सौतेली बहन को ढूंढकर रस्सियों से जकड़कर समुद्र किनारे ले आया। तभी बाबा ने तुरंत ही उस जल परी के पास मौजूद गुलाबी हीरा छीन लिया। तूने उस मासूम जल परी को बहुत परेशान किया है। अब मैं तुझे तेरे किए की सजा दूंगा। इतना कहकर चमत्कारी बाबा ने उस जल परी को एक बदसूरत मेंढकी में बदल दिया। अब तुम इसी रूप में समुद्र में भटकती रहोगी और दोबारा कभी भी जल परी नहीं बन पाओगी। उसके बाद मोहिनी और बाबा गुलाबी हीरे को लेकर राक्षस के पास पहुँचे। अपने जादुई गुलाबी हीरे को पाकर राक्षस बहुत खुश होता है। उसके बाद वो गुलाबी हीरे की शक्ति से बदसूरत जल परी और उसकी बेटियों को काले जादू से मुक्त कर देता है। अब जल परी और उसकी बेटियां तीनों बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। उसके बाद राक्षस उनसे माफी मांगकर वापस जंगल में लौट गया। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। जल परी मोहिनी और बाबा का धन्यवाद करके अपनी बेटियों के साथ समुद्र में अपने पति के पास वापस चली गई और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी।